नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 16 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग वॉश रिपोर्ट, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन रिपोर्ट वॉश। देखो बेसिकली ये न्यूज़ जो है डाउन टू अर्थ से लिया गया है एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल के अकॉर्डिंग ये पाया गया है, मैंने उन्होंने बोला है दैट देखो दुनिया भर में जो क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज़ हैं वो बढ़े जा रहे हैं। इसके कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी कंटिन्यूड वे में बढ़ रहे हैं और इसी के कारण इम्पैक्ट हो रहा है दुनिया में यूनिवर्सल एक्सेस का। किस चीज़ के रिलेटेड? सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेज वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। एक्सक्यूज मी। सो ग्लास रिपोर्ट रिलीज किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन वाटर के द्वारा, जो क्या अभी तक का सबसे ज़्यादा अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू वॉश सिस्टम। 120 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में ये प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा कलेक्शन एवर हो चुका है। राइट की हाइलाइट्स अगर देख लीजिएगा इस रिपोर्ट का तो वॉश एंड हेल्थ, दैट इज़ यहाँ पे बोला जा रहा है दैट पॉलिसीज़ और प्लान्स का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये है मतलब ये कंस्ट्रेंड हो रहा है बाय द क्रिटिकल लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, बहुत ही कमी है। इसके कारण जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट रेजिलियंस ऑन वॉश सिस्टम बोला जा रहा है, ज़्यादातर जो वॉश पॉलिसीज़ दुनिया भर में देखी जा रही है ना, वो अगेन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के कारण बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुकी है। फाइनेंस की अगर बात करें तो इनसफिशिएंट वॉश फंडिंग के द्वारा इसने रिपोर्ट किया है 75% ऑफ कंट्रीज़ में जो है फंडिंग जो है रिलेटेड टू वॉश, दैट इज़ आपका जाकर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। 75%, समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। लिविंग नो वन बिहाइंड, मेजर्स टू रीच वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड सेटिंग विथ वॉश सर्विसेज लैक मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वैसे तो प्रण तो लिया गया था दैट हाँ भाई किसी को भी वी विल नॉट लीव, मेक श्योर टू नॉट लीव एनी वन बिहाइंड, बट स्टिल अभी भी यह देखा जा रहा है दैट मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के कारण जो है वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक रीच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें, अनडाउटेडली इसको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ना, है ना, सर्विस डिलीवरी के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की ही कमी है। जेंडर की अगर सेक्शन की बात करें तो देखो फाइनेंशियल सपोर्टिंग, मॉनिटरिंग अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को वुमेन को भी इस रिलेटेड वॉश डिसीजन एंड सर्विसेज से अगर हमें इंक्लूड करना है, राइट, बट क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ही कमी है तो इनका इंक्लूजन भी घट रहा है। राइट, डेटा यूज़ की अगर बात करें तो डेटाज आर नॉट सफिशिएंटली यूज्ड इन डिसीजन ऑन प्लानिंग। मतलब जो वॉश दैट इज़ के सर्विसेज को अवेलेबल करवाने के लिए जो प्रॉपर डेटा को प्रॉपरली ये चाहिए ना, प्लानिंग एक्टिविटीज़ में उनको प्रॉपरली इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। राइट, रेगुलेशंस की अगर बात करें तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफन डू नॉट फुल्ली परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो ये तो कुछ थी रिगार्डिंग वॉश। राइट, नेक्स्ट नेशनल रेल प्लान इन्विसाइज करता है द शेयर ऑफ फ्री ट्रैफिक बाय रेल और बोल रहा है दैट इसका जो शेयर है ना फ्री ट्रैफिक का, दैट शुड गो अप फ्रॉम द करंट शेयर ऑफ 27% टू 45% बाय द ईयर 2030। एग्जामिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल नेशनल रेल प्लान है क्या, ये हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। देखो सरकार ने पिछले साल ही नेशनल रेल प्लान लाया था और ऑब्जेक्टिव इसका प्लान क्या क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका था दैट क्रिएट करना कैपेसिटी अहेड ऑफ द डिमांड बाय द ईयर 2030। अनडाउटेडली इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट, तो डिमांड भी तो बढ़ने ही वाला है ना। सो डिमांड जब बढ़ेगा तो इट वुड इन टर्न केटर टू द ग्रोथ इन द डिमांड, राइट। सो उस डिमांड को अचीव करने के लिए अभी ही ऐसे प्लानिंग एक्टिविटीज़ करें जिससे रेल सेक्टर जो है ये ग्रोथ के डायरेक्शन में चल सके। to increase the modal share of railways from 27% currently to 45%
इन द फ्रीट। फ्रीट में जो रेलवे का प्रोपोर्शन है ना, उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अभी जितना ज़्यादातर फ्रीट जो है ना रोड्स के थ्रू जा रहा है, राइट। अब इसको अगर हम लोग ट्रेन के थ्रू भेजेंगे तो अब खुद सोचो, ट्रेन के थ्रू जो एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना ट्रेन के थ्रू, राइट। तो क्या कार्बन एमिशंस कम नहीं होते ट्रेन के थ्रू? एब्सोल्युटली होते हैं, राइट। यही नहीं, टू एक्सेस करना एक्चुअल डिमांड इन द फ्रीट एंड पैसेंजर सेक्टर, फॉरकास्ट करना ग्रोथ इन द ट्रैफिक इन बोथ द फ्रीट एंड पैसेंजर सेक्टर, और 2030 से 2050 तक हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट पूरा जो मैक्सिमम शेयर जो है रेलवेज के द्वारा ही चले, राइट। रिड्यूस करना ट्रांसमिट टाइम ऑफ फ्रीट सब्सटैंशियली by increasing the average speed of free train from the presently 22 किलोमीटर पर आवर है, उससे फ्री ट्रेन का जो स्पीड है उसको हम लोग बढ़ाकर 50 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेंगे। वैसे अगर मैं एक पते की बात आपको बताऊं तो आपको पता है दैट इंडियन रेलवेज को सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलता है? ये जो पैसेंजर्स को उठाती है ना एक रीजन से दूसरे रीजन, उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमाती है रेलवेज, रादर इन फ्रीट पैसेंजर्स के थ्रू ही कमाती है, राइट। नेक्स्ट इज रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट बाय नियरली 30% एंड पास ऑन द बेनिफिट्स टू द कस्टमर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ऑन द इंपॉर्टेंट हाई डेंसिटी रूट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस। नाउ बेनिफिट्स अगर देख लीजिएगा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का, अगर हम लोग कोई भी जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ले लीजिए, राइट। सो यस, अगर हम वैसा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना रहे हैं, उसके अलोंग जो ऑपरेशंस बना रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो इसका फ़ायदा यह होगा दैट रेलवेज में, अब क्योंकि फ्रीट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है ऑफ कोर्स, सो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है ना, वहाँ पर जो ट्रेड होगी वो भी ज़्यादा होती है, इसके कारण जो है ट्रेन से मुनाफा भी ज़्यादा होगा, ओवरऑल ज़्यादा ट्रेन चलेंगी, राइट, मुनाफा ज़्यादा होगा तो लो एनर्जी कंजम्पशन होगा, और इसी के साथ ट्रांजिट टाइम भी बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू डेवलप किया जाएगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज, राइट, दैट इज रिसैट और वेदास। सो सवाल होता है इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, अगर हम लोग रिसैट दैट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का अगर हम लोग इस्तेमाल करें, या फिर वेदास दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम, इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो इससे हम लोग फर्दर एनालिसिस करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पाएगी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। यही नहीं, हम लोग कोलाबोरेशन को भी इन्हांस कर पाएंगे, जिसके थ्रू अगेन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर डेटा सिस्टम्स मिलेगा। सोचो ना, आप अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप सैटेलाइट व्यूज के थ्रू सब कुछ आपके पास डेटा मिल रहा है, मतलब आपके पास वेदर का डेटा, कैनाल नेटवर्क का डेटा, किस टाइप ऑफ वेदर में किस टाइप ऑफ क्रॉप्स उगना चाहिए, राइट, इरिगेशन शेड्यूल, ऑयल सॉइल टाइप्स, व्हाट नॉट, क्या नहीं आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, एरोनॉमी। PIB का ये न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसरो ने इनिशिएटिव ले रही है फॉर फीजिबिलिटी स्टडीज ऑफ मिशन टू वेनस एज वेल एज एरोनॉमी स्टडीज। तो सवाल होता है, ठीक है, इसरो जो है मिशन टू वेनस के प्रति तो काम कर रही है, बट एरोनॉमी स्टडीज़ के ऊपर भी देख रही है। तो ये एरोनॉमी है क्या भाई? देखो, 60 साल पहले ये टर्म को कॉइन किया गया था एरोनॉमी। ये साइंटिफिक स्टडी है अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स का अर्थ में, राइट। सिर्फ अर्थ में ही नहीं, वेरियस सोलर बॉडीज में भी देख लीजिएगा, सबके तो अपर एटमॉस्फेयर होता है ना, तो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, उन सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ने का काम को ही हम लोग कहते हैं एरोनॉमी, जो क्या कवर करता है अपर एटमॉस्फेयर में जो वेरियस न्यूट्रल या फिर चार्ज पार्टिकल्स है, उनकी केमिस्ट्री कैसी है, उनकी डायनामिक्स कैसी है, उनकी एनर्जी बैलेंसेस कैसी है, सब चीज़ का स्टडी करना एरोनॉमी में हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। बोला जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, प्रेसिडेंट ने अवार्ड किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, राइट। सो ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इनिशिएट किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। कब किया गया था? 1991 में। और अभी जो न्यूज़ में था ना, इसमें प्रेसिडेंट साहिबा ने हमारे रिसेंटली लॉन्च किया है ईवी यात्रा पोर्टल भी। अगेन इसको भी डेवलप किया गया बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और ये काम क्या करेगी? ये काम करेगी इन व्हीकल नेविगेशन प्रोवाइड करना टू द नियरेस्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर। क्योंकि देखो, अगर फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, जैसे अभी आपका जाकर क्या बोलता है,
ऑयल स्टेशंस है ना वेरियस जगह में, तो वैसे ही वेरियस जगह में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशंस भी सेटअप करने की ज़रूरत है, राइट। सवाल होता है अबाउट BEE, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में अगर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2002 में अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। ये प्रमोट क्या करती है? प्रमोट करती है दैट एनर्जी का कैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो और इसको कैसे लॉन्गर रन में कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स। क्यों? क्योंकि रिसेंटली स्टडीज़ किए गए थे जिसके तहत ये पाया गया दैट हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना हवा में, उससे हम लोग एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स को भी इनहेल कर रहे हैं और वो माइक्रोप्लास्टिक इनडायरेक्टली हमारे ब्लड में घुस रही है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट पहला रिपोर्ट ऐसा नहीं है जो आया है, पहले भी ऐसा रिपोर्ट था इन न्यूजीलैंड, ऑकलैंड सिटी ऑफ न्यूजीलैंड, जहाँ पे ऐसा पाया गया था एक रिपोर्ट में दैट 74 टन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो एयर से ऑकलैंड में यूजुअली सेटल कर जाता है टू द रूफ टॉप्स, गार्डन्स और अदर सर्फेसेस, एंड देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटीज दैट यही माइक्रोप्लास्टिक्स जो है मिस्ट और क्लाउड्स भी बनाते हैं जो क्या अल्टीमेटली इंसान के अंदर घुसते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स ही होते हैं, बट बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 5 मिलीमीटर ऑफ लेंथ या फिर डायमीटर जो भी बोलिए, राइट। स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं ग्लोबल इनिशिएटिव माइक्रोप्लास्टिक्स के लड़ने के लिए? तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लोबल पार्टनरशिप और मरीन लिटर, जिसके थ्रू डेवलप किया जाएगा पॉलिसीज जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाए मरीन लिटर एंड पॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जिसको लॉन्च किया गया था बाई MO एंड FAO, जिसके थ्रू प्रिवेंट किया जाएगा मरीन प्लास्टिक लिटर को फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज। लंदन कन्वेंशन 1972 जो का कंट्रोल करता है ऑल सोर्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन और प्रिवेंट करता है पॉल्यूशन ऑफ सीज। प्लास्टिक पैक्ट ऑफ 2018 जो क्या ट्रांसफॉर्म करता है प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन को फॉर ऑल फॉर्मेट्स एंड प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ मेक श्योर किया जाना चाहिए दैट दुनिया लड़ रही है टू बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव भी कुछ है क्या? जी हाँ है इसमें, जैसे एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 को लाया गया था, जिसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कोई भी अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट या फिर जैसे ई वेस्ट भी होता है तो उसको भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत उसको कैप्चर कर लिया जाए। नेक्स्ट इज UN प्लास्टिक कलेक्टिव जो कि एक वॉलंटरी इनिशिएटिव था जिसको लॉन्च किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडिया CII एंड एज वेल एज WWF इंडिया के द्वारा, जिसका मेन एम क्या था? टू मिनिमाइज द एक्सटर्नैलिटीज ऑन प्लास्टिक ऑन इकोलॉजिकल एंड सोशल हेल्थ ऑफ आवर प्लानट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है रिगार्डिंग वुमेन इन CAPF, राइट। सो अभी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया था जिसमें यह पाया गया है दैट CAPF के पोस्ट में वुमेन की कॉन्स्टिट्यूंसी अराउंड सिर्फ 3.68% ही है, बट प्रीवियसली भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया था 2016 में दैट रिजर्व को बढ़ाकर जैसे कांस्टेबल लेवल पोस्ट में 33% करना है वुमेन का प्रोपोर्शन, CRPF CISF में बढ़ाना है, राइट। BSF SSB ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स या फिर सशस्त्र सीमा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इसको बढ़ा के 14 to 15% करना है। तो कमेटी का फर्दर रिकमेंडेशन ये भी था दैट फास्टर रिक्रूटमेंट करेंगे वुमेन्स का इन पोस्ट में, है ना। CAPF की अगर बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ये कलेक्टिव नेम है फॉर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो क्या एक पैरामिलिट्री फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है ये, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर बात किया जाए दैट वुमेन ऑफिसर्स का स्ट्रेंथ ओवरऑल आर्मी में कैसी है, दैट इज एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी में कैसी है, तो देखो एयरफोर्स में जो है अराउंड 1328 ही फीमेल ऑफिसर्स है, आर्मी में कॉन्स्टिट्यूएंटली बहुत कम है फीमेल ऑफिसर्स, राइट, बट वहीं पर नेवी में अगर देख लोगे तो 413 नेवी ऑफिसर्स है। मतलब इन टोटल अगर ये तीनों को अगर हम लोग मिला दे तो इतने सारे मेल ऑफिसर्स है, इतने ज़्यादा फीमेल ऑफिसर्स है, विच अकाउंट फॉर ओनली 5.4% ऑफ द फीमेल ऑफिसर। दिस इज द ट्रुथ अबाउट इंडिया, राइट। सो एनीवेज दिस वाज अबाउट इट। अब डिस्कस करते हैं MCQs। कल के MCQ जो डिस्कस किए गए थे जेमिनिड्स, वो रिसेंटली जो न्यूज़ में थे वो क्या है, वो मेटियोर शावर्स थे। जी हाँ, आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग आंसर लिखिएगा। द टर्म एरोनॉमी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ is related to which among the following? Study planets' activities and relating to the future of humans, studying meteor showers, studying the upper atmospheric regions, and studying clouds forming in atmosphere.
नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सही आंसर लिखिएगा. वी विल बी checking out whether your answer is true or not. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच.